बात करते हैं चैरिटी की, बात करते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज की। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं दैट जो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज वगैरह होते हैं, उनकी एंड डोनर्स की एंगेजमेंट फैसिलिटेट करवाता है। जो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर एनजीओज एनपीओज जाकर फंड रेज कर सकते हैं, जहां पर डोनर्स जाकर डोनेट कर सकता है। एंड ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन्हीं दोनों की एंगेजमेंट को फैसिलिटेट करवाता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है दैट एनजीओज के अलावा वो कंपनी जो अफोर्डेबल हाउसिंग के बिजनेस में है वो भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जाकर फंड रेज कर सकती हैं। बट अभी तक एक भी अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फंड रेज नहीं किया है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन दी हुई है बट अभी तक वो एक्सेप्शन किसी ने यूज नहीं करी है। तो बेसिकली जो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये क्या है, ये एनपीओज एंड डोनर्स की एंगेजमेंट को फैसिलिटेट करवाता है। अब जानने की कोशिश करते हैं दैट इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये एनजीओज होते हैं, जो ये एनपीओज होते हैं, बेसिकली जो ये इनका काम होता है ये काम सरकार के काम के साथ काफी मिलता जुलता है। सरकार भी जो काम करती है वो भी आपके और मेरे जैसे लोगों की भलाई के लिए करती है। एनजीओज एनपीओज भी ये आपके और मेरे जैसे लोगों की भलाई के लिए ही काम करते हैं। आप जो भी काम करो, चाहे फिर वो कॉमर्शियल एक्टिविटी हो या फिर नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी हो, आपको हर एक काम करने के लिए फंड चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं। अब जो गवर्नमेंट है उनके पास तो पैसों के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, बट जो ये एनजीओज होते हैं, एनपीओज होते हैं, इनको भी अपना काम करने के लिए फंड की जरूरत होती है एंड इनके पास बहुत सारे सोर्सेस नहीं होते। बेसिकली ये जो एनजीओज होते हैं, एनपीओज होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं डोनेशन के ऊपर। अगर कोई इनको पैसे देगा तो ये सोशल वर्क कर पाएंगे एंड अगर कोई पैसे नहीं देगा तो ये सोशल वर्क नहीं कर पाएंगे। एंड यही रीजन होता है दैट आज की डेट में जो भी ये एनजीओज एनपीओज बनते हैं, कुछ एक तो सर्वाइव कर जाते हैं बट जो मेजॉरिटी ऑफ एनजीओज एनपीओज होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते एंड उसका रीजन होता है लैक ऑफ फंड। गवर्नमेंट का एनजीओज एनपीओज का काम एक किस्म से सिमिलर है। अगर एनजीओज एनपीओज ये थोड़े से एम्पावर होंगे तो इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट को बहुत सारी हेल्प मिलेगी। इसी बात को गवर्नमेंट ने रियलाइज किया एंड उन्होंने रिकॉग्नाइज किया दैट यस, सोशल स्टॉक एक्सचेंज अगर हम बनाते हैं तो यहाँ से एनजीओज एनपीओज को फंड रेज करने में काफी आसानी होगी। एंड यही रीजन है दैट बजट 1920 में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था दैट हम सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस बनाएंगे, उन एक्सचेंजेस को सेबी गवर्न करेगी। एंड इससे क्या होगा, इससे जो ये एनपीओज होते हैं, एनजीओज होते हैं, सोशल एंटरप्राइजेस होती हैं, इनको फंड रेज करने में आसानी होगी। यहाँ पर दो बातें नोट करने वाली हैं। वो क्या हैं दैट एक तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज होगा एंड दूसरा उसको कौन रेगुलेट करेगा, उसको सेबी रेगुलेट करेगा। एंड आज की डेट में सेबी किन किन एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता है, तो ये कुछ एक एक्सचेंजेस हैं जिनको सेबी रेगुलेट करता है। इन एक्सचेंजेस की कुछ खास बातें हैं दैट ये जो एक्सचेंजेस हैं ये सारे के सारे कंपनी फॉर्मेट में ऑपरेट करते हैं। ये सब की सब पब्लिक कंपनियां हैं, ये प्राइवेट कंपनियां भी नहीं है। दैट मीन्स अब अगर किसी को सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाना है तो सबसे पहले तो उनको एक कंपनी बनानी पड़ेगी, फिर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद उनको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट करी थी 1920 की बजट स्पीच में। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, ऑलमोस्ट तीसरा साल निकल गया, कोई भी कंपनी गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंची, कोई भी कंपनी सेबी के पास नहीं पहुंची दैट हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं एंड उसके लिए आप हमें अप्रूवल दो। उसका रीजन है, रीजन क्या है, रीजन है दैट जो भी ये एक्सचेंज का बिजनेस होता है यहाँ पर आपको काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता है, काफी सारी टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है इसमें एंड इस सब के लिए चाहिए होते हैं पैसे। एंड जो ये पैसे होते हैं ये किसके पास होते हैं, पैसे होते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आई दैट कोई भी कॉर्पोरेट चैरिटी से पैसे अर्न नहीं करना चाहता, बिकॉज अगर वो ऐसा करेंगे तो उससे उनका मार्केट में नाम खराब होगा, उनकी ब्रांड वैल्यू हर्ट होगी एंड अगर ऐसा होता है तो जो उनके ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं उनके प्राइसेस नीचे जाएंगे, उनको नुकसान होंगे। यही रीजन हो सकता है दैट अनाउंसमेंट के 2-3 साल बाद भी कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट सामने निकल कर नहीं आया सोशल स्टॉक एक्सचेंज को एस्टैब्लिश करने के लिए। एंड जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटेड एस्टैब्लिशमेंट होती है उनको बोलती है दैट आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा।
एंड मे बी यही रीजन है दैट गवर्नमेंट ने BSE एंड NSE को प्रेशराइज किया होगा, जिसकी वजह से इन्होंने अपने सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस सेटअप करे हैं। सो हमने ये जान लिया कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, हमने इसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड भी डिस्कस कर लिया। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज बन गया, एग्जिस्टेंस में आ गया। नाउ अब जो NGOs होते हैं, NPOs होते हैं, उनको यहाँ से फंड रेज करना है, तो ये क्या प्रोसेस होता है, एक बार इसको भी जानते हैं। तो बेसिकली अगर किसी NGO NPO को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फंड रेज करना है, तो सबसे पहले उनको सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे ही उनका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है, उसके बाद उनको फंड रेज करने के लिए डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे, एंड जब वो डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएंगे, देन फॉर्मली NGO NPO अपना फंड रेज कर सकते हैं। एंड एक बार फंड रेज सक्सेसफुल हो गया, तो उसके बाद जो ये NGO NPOs होते हैं, इनको बताना पड़ता है दैट ये जो हमने फंड रेज किया था, ये बोलकर फंड रेज किया था, एंड ये हमारी एक्टिविटीज हैं जो हमने उस पैसे का यूज करके अंडरटेक करी है। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू चलता है नॉर्मली। अगर किसी NGO NPO को सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जाकर फंड रेज करना है, तो सबसे पहले उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी लिस्टिंग हो जाएगी। लिस्टिंग के बाद उनको फंड रेजिंग डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे। फंड रेजिंग डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी के बाद जब अप्रूव हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद वो फंड रेज कर सकते हैं। एंड एक बार उन्होंने फंड रेज कर लिया, तो उसके बाद जो भी बोलकर उन्होंने फंड रेज किया है, वो एक्टिविटीज उनको करनी पड़ेगी एंड एक्सचेंजेस को बताना पड़ेगा। तो बेसिकली ये एक पूरा प्रोसेस होता है। तो अब क्वेश्चन आता है, कौन कौन से NGO सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जाकर फंड रेज कर सकते हैं। तो उसके कुछ एक क्राइटेरियाज होते हैं। NGO किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो ट्रस्ट हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, सेक्शन 8 कंपनी हो सकता है। ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फंड रेज कर सकते हैं। इनकी मिनिमम 3 साल की वर्किंग हिस्ट्री होनी चाहिए। इनके पास इनकम टैक्स के एग्जेम्पशन होनी चाहिए। इन्होंने दर्पण में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ होना चाहिए। ऐसे ही जो ये NPOs हैं, ये कुछ एक स्पेसिफाइड एक्टिविटीज में ही बिजनेस कर रहे हों। आई मीन देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट ने लिस्ट करी हुई हैं, उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आई मीन जो NGO NPO SDG से रिलेटेड एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, वही सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जाकर फंड रेज कर सकता है। अब यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है दैट आपको 100% वही एक्टिविटीज करनी है, ऐसा नहीं है। अगर आपके मेजॉरिटी ऑपरेशन वो SDG से रिलेटेड हैं, आई मीन अप्रोक्सीमेटली 67% एक्सपोजर आपका उन SDG से रिलेटेड है, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जाकर फंड रेज करने के लिए। एंड इसके अलावा भी और भी काफी सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो नॉर्मली NGO को अंडरटेक करनी पड़ती हैं अगर वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है एंड फंड रेज कर रहे हैं तो। एंड बेसिकली ये वो एक्टिविटीज है, आप इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इन एक्टिविटीज को ध्यान से पढ़ सकते हो। बेसिकली इनको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये यूनाइटेड नेशन ने स्पेसिफाई करे हुए हैं। आई मीन वो NPO जिसका एक्सपोजर अप्रोक्सीमेटली 67% एक्सपोजर इन एक्टिविटीज में है, वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जाकर फंड रेज कर सकता है। नाउ देयर आर फ्यू NPOs जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जाकर फंड रेज नहीं कर सकते, जैसे कि कॉर्पोरेट फाउंडेशंस लाइक रिलायंस फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन। ये हैं तो NPOs, बट ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जाकर फंड रेज नहीं कर सकते। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जाकर फंड रेज नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रोफेशनल्स एसोसिएशंस, ट्रेड एसोसिएशंस, ये भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फंड रेज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियां हैं, जो हाउसिंग सेक्टर की कंपनियां हैं, ये भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फंड रेज नहीं कर सकते। यहाँ पर एक्सेप्शन है अफोर्डेबल हाउसिंग की। हालांकि अभी भी किसी भी अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फंड रेज नहीं किया है। अब क्वेश्चन आता है दैट आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कितना फंड रेज कर सकते हो, या फिर अगर कोई डोनर है वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कितने पैसे डोनेट कर सकता है। तो हायर साइड में कोई लिमिट नहीं है। पहले लिमिट थी NPOs के लिए 1 करोड़ रुपीस की, कि जो NPOs है वो 1 करोड़ रुपए से कम सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू रेज नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर कोई डोनर है वो 2 लाख रुपए से कम डोनेट नहीं कर सकता, 2 लाख रुपए से ज्यादा डोनेट कर सकता है। NPOs 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रेज कर सकते हैं, बट ये लिमिट बाद में रिवाइज हुई है। अब जो 1 करोड़ की लिमिट थी वो 50 लाख रुपए तक आ गई है, एंड जो 2 लाख रुपए की डोनेशन की लिमिट थी वो 10,000 रुपए तक आ गई है। ऐसी बातें चल रही हैं दैट ये लिमिट फिर से आगे कम हो जाए। एंड ऐसे ही 75% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया भी है। ये क्या होता है तो मैं आपको बता दूं दैट अगर कोई NGO NPO सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फंड रेज कर रहा है,
तो उसको फंड रेजिंग डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे। सपोज उसने एक एक्टिविटी प्लान की एंड फंड रेज के लिए डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए एंड वहां पर इन्होंने बोला दैट हम 1 करोड़ रुपीज रेज करेंगे एंड ये एक्टिविटीज है जो हम अंडरटेक करेंगे। नाउ अब एनपीओ ने फंड रेजिंग एक्सरसाइज तो शुरू कर दी, बट क्या हुआ, इनको 1 करोड़ रुपए नहीं मिले, इनको 80 लाख रुपए मिले। 75% का मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया है। तो अब सी जो एनपीओ है इसने बोला था दैट मुझको 1 करोड़ रुपए चाहिए, 80 लाख रुपए मिले हैं, 20 लाख रुपए का शॉर्टफॉल है। तो अब एनजीओ को बताना पड़ेगा दैट जो ये 20 लाख रुपए का शॉर्टफॉल है ये मैं यहां से कलेक्ट करूंगा, यहां से इसको फुलफिल करूंगा। अगर एनजीओ ये नहीं बता पाता तो फिर एनजीओ को वो 80 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे। अगर एनजीओ सेटिस्फाई कर देता है दैट ये 20 लाख रुपए का शॉर्टफॉल है एंड ये मैं यहां से पूरा करूंगा, देन एनजीओ वो 80 लाख रुपए रख सकता है। बट अगर सपोज पैसे मिले वो थे 70 लाख रुपए, तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया से कम है। अब एनजीओ इन पैसों को नहीं रख सकता, एनजीओ को ये पैसे वापस ही करने पड़ेंगे। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट एनजीओ के पास 30 लाख रुपए का एक्स्ट्रा जुगाड़ है, तब भी एनजीओ को वो पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। ये होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन का फंडा। अब क्वेश्चन आता है दैट जो भी ये एनजीओज होते हैं, एनपीओज होते हैं, अगर वो नॉर्मल टाइम में फंड रेज करते हैं तो वो क्या करते हैं, हम उनको पैसे देते हैं एंड वो हमको एक स्लिप दे देते हैं। अब यही प्रोसेस ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में चला गया, तो अब क्या होगा, जो डोनर है वो पैसे देगा, उसके बदले में जो ये एनपीओ है ये डोनर को क्या देगा। तो यहाँ पर जो ये एनपीओ है ये डोनर को देगा 0 प्रिंसिपल 0 कूपन बॉन्ड। इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो एनपीओ डोनेशन के बदले डोनर को देता है। सो बेसिकली जब भी कोई एनपीओ सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फंड रेज करेगा तो डोनेशन के अमाउंट के बदले जो एनपीओ है ये 0 प्रिंसिपल 0 कूपन बॉन्ड देगा डोनर को। अब जो ये 0 कूपन 0 प्रिंसिपल बॉन्ड होता है ये क्या होता है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट अगर आप एक नॉर्मल बॉन्ड को देखोगे तो उसमें कुछ प्राइस लिखा रहता है। आई मीन सपोज वो बॉन्ड 1 लाख रुपए के मल्टीपल में हो सकता है, वो 10,000 रुपए के मल्टीपल में हो सकता है, वो 1,000 रुपए के मल्टीपल में हो सकता है। ऐसे ही उस बॉन्ड में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा रहता है दैट अभी आप 1,000, 10,000, 1 लाख रुपए देकर इस बॉन्ड को खरीद रहे हो, बट जब ये बॉन्ड मैच्योर होगा उस टाइम आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा। बेसिकली 1,000, 10,000, 1 लाख ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है। जो इंटरेस्ट होता है इसको हम बोलते हैं कूपन रेट। तो जब भी कोई बॉन्ड मैच्योर होता है तो प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है एंड साथ ही साथ इंटरेस्ट भी मिलता है। एंड जो ये 0 कूपन 0 प्रिंसिपल बॉन्ड होता है इसके केस में क्या होता है, इसके केस में आपको कुछ भी पैसे वापस रिटर्न में नहीं मिलते, बिकॉज प्रिंसिपल क्या है, 0 है, कूपन रेट क्या है, वो भी 0 है। तो 0 प्रिंसिपल 0 कूपन बॉन्ड। एंड जो ये बॉन्ड होता है इसको आप 10,000 रुपए के मल्टीपल में खरीदते हो, बट इसके बदले में आपको कोई भी पैसे वापस नहीं मिलेंगे, बिकॉज 0 प्रिंसिपल 0 कूपन का मतलब ही यही है। तो फिर क्वेश्चन आता है दैट इन 0 प्रिंसिपल 0 कूपन बॉन्ड को खरीदता कौन है। तो इनको बहुत सारे लोग खरीदते हैं। आई मीन जो भी लोग डोनेशन देना चाहते हैं वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर डोनेशन देते हैं तो ये उनको बदले में मिलते ही मिलते हैं। ऐसे ही अगर किसी डोनर ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डोनेशन दिया है तो आप रेस्ट अश्योर हो जाओ दैट जो भी आपने पैसे दिए हैं, जो भी स्पेसिफाइड एक्टिविटी के लिए आपने पैसे दिए हैं, वो पैसे उसी एक्टिविटी में खर्च होंगे। इसका एक प्रॉपर ऑडिट होता है। अगर हम नॉर्मल टाइम में किसी को डोनेशन देते हैं, किसी एनजीओ को डोनेशन दे देते हैं, तो हम पैसे दे देते हैं, बदले में एक रिसीट मिल जाती है एंड हमको ये पता नहीं होता दैट जो हमने पैसे दिए हैं वाकई में वो उसी पर्पस के लिए खर्च हुए हैं या नहीं हुए हैं। यहाँ पर ये एक श्योरिटी होती है। एक तो ये सेटिस्फैक्शन मिला डोनर को दूसरा बेनिफिट मिलता है दैट उनको टैक्स में छूट मिलती है। तीसरा बेनिफिट मिलता है डोनर को अगर डोनर कंपनी है तो उनको कुछ पैसे सीएसआर एक्सपेंडिचर में खर्च करने पड़ते हैं। अगर डोनर ने सीएसआर वाले पैसे से 0 कूपन 0 प्रिंसिपल बॉन्ड खरीद लिए तो उसका बेनिफिट इनको मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ जो ये डोनर होता है उसको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है दैट यस मैंने सोशल कॉजेस के लिए कुछ पैसे डोनेट किए हैं। जो एनजीओज होते हैं इनके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है दैट इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। इनको बताना है दैट हमको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसके लिए हमें पैसे चाहिए, तो इनको फंड रेज करने के लिए बहुत ही आसानी रहती है इसकी वजह से। तो अब क्वेश्चन आता है दैट क्या ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट ये सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट बहुत सारे एनपीओज ये ऑलरेडी सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस में रजिस्टर हो चुके हैं।
ये जो नंबर है ये आई थिंक 100 से भी ऊपर पहुंच चुका है। बहुत सारे एनपीओज ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फंड भी रेज करे हुए हैं। तो बेसिकली अभी ये नया नया कॉन्सेप्ट है, बट धीरे धीरे ये फेमस होता जा रहा है। एनजीओज में भी अवेयरनेस आती जा रही है एंड ये एक एक्सेप्टेबल फंड रेजिंग फ्लोर बन चुका है, फंड रेजिंग मीडियम बन चुका है। अगर आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फंड रेज करते हैं तो आपको काफी कन्वीनियंट रहती है एंड अगर आप डोनर हैं तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, आपको ये श्योरिटी मिलती है दैट जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए मैं डोनेशन दे रहा हूँ वो डोनेशन पर्टिकुलर उसी एक्टिविटी में यूज होगा, आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है एंड एक पीस ऑफ माइंड मिलती है। अब जो ये एनजीओज होते हैं इनको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितना टाइम लगता है, कितनी कॉस्ट लगती है, ये हम आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये एक छोटा सा वीडियो था अबाउट सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।